नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें बढ़ते हैं आगे। देखिए, फ़िलहाल हम एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर पीएच के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पीएच का मतलब क्या है? देखिए, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ ए एच पॉजिटिव। यहाँ ए क्या है? इसका मतलब है एक्टिविटी। तो पुराने टाइम पे पहले इसको एक्टिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता था। आजकल इसको मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा जाता है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ H प्लस जो आयन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी मोल पर लीटर में उसकी कंसंट्रेशन है। उसका लोगरिथम लेंगे, नेगेटिव लोगरिथम, तो जो वैल्यू आती है उसी को हम पीएच बोलते हैं। अब ये लॉग टेबल और लोगरिथम के बारे में आप लोगों को सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ भी है। तो लॉग टेबल आपकी बुक्स के अंदर अवेलेबल है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, लॉग को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोग सीखिए इसको। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप फिर मुझसे पूछिए। अब एक एग्जाम्पल इसमें बता रखा है कि HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁴, यहाँ 2 लिखा है, ये ध्यान देना, यह 2 नहीं है बल्कि -2 है। ठीक है, तो HCl की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻² m है। कैपिटल M क्या है? मोलरिटी। तो उसकी pH क्या होगी? 2। यानी ये जो नेगेटिव लोगरिथम लिया जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव ही वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो पावर आती है वही यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये केवल उस केस में जब ये आप इसको जब कंपैरिजन करते हो तो 10⁻⁻1 -2 -3 तक तो चल जाएगा। लेकिन उससे आगे अगर आप बढ़ते हो -6 -7 -8 तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपको आगे पता लगेगा कि जो वाटर होता है, प्योर वाटर, उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो 10⁻⁷ m होती है। इसी का जब नेगेटिव लोगरिथम लिया जाता है तो वाटर की pH 7 आती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे NaOH का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो NaOH की जो कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴, यहाँ माइनस आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखिएगा इसको। तो 10⁻⁴, ठीक है। अब इसका अगर आप नेगेटिव लोगरिथम निकालोगे तो वो 4 आएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है, ना कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो इसको जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Kw की वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि H3O पॉजिटिव या H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 10⁻⁻14 होता है, यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स होता है। उसी के बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज़ हम यूँ भी बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू आप निकालते हो हाइड्रोक्साइड के लिए, तो ये वैल्यू पीएच की नहीं है बल्कि पीओएच की है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि पीएच और पीओएच इन दोनों की टोटल हमेशा 14 होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ऑब्वियसली, तो अगर हमको पीएच की वैल्यू मालूम करनी है इस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोल्व किया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 m होती है, तो ऑब्वियसली इसके लिए OH के लिए यानी POH की वैल्यू आती है 4। तो pH की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 में से 4 को आप माइनस कर दोगे तो वो 10 आएगी, यानी pH की वैल्यू 10 है। यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर एसिडिक हो सॉल्यूशन चाहे बेसिक हो, तो एसिडिक का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर केवल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ही है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी हैं, लेकिन कंसंट्रेशन H प्लस या H3O प्लस आयन की ज़्यादा है। इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हाइड्रोक्साइड आयन ही हैं उसके अंदर, उसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन भी होंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम होगी।
यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो पीएच की वैल्यू 10 आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको ये पता है कि 7 से ज़्यादा अगर पीएच है किसी सॉल्यूशन की तो वो बेसिक होता है, और लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। फिर आगे देखिए, 825 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁷। -7 है वो, 7 नहीं है, 10⁻⁻7 m। हैंस द pH ऑफ प्योर वाटर इज गिवन pH। इसका नेगेटिव लॉगरिथम जब आप फाइंड आउट करते हो तो 7 आता है, और इसी वजह से जो कंसंट्रेशन, इसकी वजह से इसकी जो pH है वो 7 होती है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ m से ज़्यादा होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसी से हम मालूम कर सकते हैं, आपको ऑब्वियसली बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हो, एसिडिक सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 होती है, बेसिक की मोर देन 7, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की 7 होती है। एक चीज़ और जो 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ी थी, आप लोगों को याद आई होगी कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन की भी कुछ ना कुछ पीएच होती है। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना है तो वो सॉल्ट डिज़ोल्व करोगे वाटर में तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है उसकी नेचर एसिडिक होगी, यानी उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, पीएच लेस देन 7 होगी। यही ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है, बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी नेचर उसके अंदर आएगी। ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा किसी सॉल्ट का, अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है तो वो बेसिक नेचर का होगा। आगे देखिए, नाउ अगेन कंसिडर द इक्वेशन 7.28 एट 298 केल्विन। Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 आती है, और ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, सबके लिए ये वैल्यू फिक्स होती है। टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वी ऑब्टेन, दोनों तरफ आप देखोगे नेगेटिव लॉगरिथम लिया, फॉर्मूला आपको याद आया होगा, आपको बताया था लोग, ब्रैकेट में हमने लिखा a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, लोग a प्लस लोग b के बराबर होता है, या लोग a माइनस बी, सॉरी लोग a अपॉन b, ये किसके बराबर होता है, लोग a माइनस लोग b के बराबर होता है। वही फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करो। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम के डब्ल्यू सॉल्व करने के बाद में पी के डब्ल्यू की वैल्यू पीएच प्लस पीओएच के बराबर आती है, और वो 14 होती है, हमेशा ये फिक्स रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पीएच और पीओएच की वैल्यू इनकी टोटल 14 के बराबर होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 7 है ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 7 होगी, अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 8 होगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 8 होगी, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 10 होगी। समझ में आ गया होगा। बच्चों आपकी एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, आलस्य बिल्कुल मत करना, जो आलस्य करता है वो बर्बाद हो जाता है, आलस्य को कभी मत अपने ऊपर हावी होने देना। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये एग्जाम्पल देखें समझें। प्रॉब्लम 7.18, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 m सॉल्यूशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब HF को हमने डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर, तो डिज़ोल्व होने के बाद में ये H प्लस आयन देगा या H3O प्लस आयन देगा, मतलब एसिडिक नेचर का होगा। और आपको पहले भी बताया था कि ये वीक एसिड है। आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं
उनको HCl, HBr, HI के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो तीनों हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद में ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, जबकि HF वीक एसिड है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट H3O प्लस, F नेगेटिव एंड HF इन द सॉल्यूशन एंड इट्स pH। मतलब 5 चीज़ें हमको इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम करना है, और एक इन तीनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तीनों, 2 तो आयन हो गए और एक HF हो गया, यानी डिजोल्व होने के बाद में इनकी कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, हालांकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, तो उसमें कंसंट्रेशन कितनी होगी और फिर pH क्या होगी, ये कहाँ से मालूम पड़ेगी? जो H3O प्लस है उसकी कंसंट्रेशन मालूम पड़ जाएगी, तो उसका नेगेटिव लॉगरिथम निकालेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि इसकी pH कितनी है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, ये वाली रिएक्शन है जो दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रही है, बता नहीं रखा है इसमें, तो दोनों डायरेक्शन में इसमें ये 2 आयंस बन रहे हैं, ये F नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए Ka की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और आगे ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन हमें पता है कि Kw की वैल्यू 10⁻14 होती है, ठीक है। फिर अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखिए, इसमें ये वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही, ये वाली रिवर्स डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली थी HF की, वो ये वाली थी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसमें से इतने मोल्स डिसअपीयर होकर के H3O और F नेगेटिव के इतने मोल्स बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन अब होगी वो कितनी होगी, HF की जो कंसंट्रेशन है वो ये वाली होगी, यानी 0.02 माइनस 0.02 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, और ये हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन, इन दोनों की कंसंट्रेशन है। अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू को, और अल्फा की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये पता है के ए की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसी से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद में अल्फा की वैल्यू हमारे पास में ये आती है 3.2। नहीं, ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करने के बाद में हमको अल्फा की वैल्यू मिलती है, 2 तरह की वैल्यू बता रखी है, प्लस 0.12 एंड माइनस 0.12। तो हम कंसिडर कौन सी करेंगे? नेचुरल सी बात है, ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अब इसका यूज़ क्या है? हमें मालूम करना है कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, और दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सी अल्फा के बराबर है। ये कहाँ से आया? ये जो आपने अभी इक्वेशन देखी थी, ये यहाँ से आया। ये इक्वेशन हमने जब सॉल्व की ना, ये रिएक्शन हुई और उसमें ये वाली इक्वेशन हमने बनाई, तो ये आप देख रहे हो दोनों के लिए वैल्यू, यानी हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन दोनों के लिए वैल्यू सेम है। बस इसी को लेकर के जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको कंसंट्रेशन मिलती है। सी की वैल्यू आपको पता है 0.02 इनिशियल कंसंट्रेशन HF की हमने ली थी। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी है, लेकिन दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करते हो तो कंसंट्रेशन आती है 2.4 इंटू 10⁻³ m, ठीक है। अच्छा, अब HF की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो हम मालूम कर सकते हैं। आपको पता है C माइनस सी अल्फा के बराबर होती है। इसी को जब सॉल्व किया जाता है तो 17.6 इंटू 10⁻³ m आती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे ये वाली कंसंट्रेशन कम ही होगी, उससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तो जो 0.02 दिया था तो उससे ये वाली वैल्यू कम है, यहाँ n2 का साइन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब pH हमको फाइंड आउट करना है, तो ये नेगेटिव लॉगरिथम किसका? ये जो हाइड्रोजन आयन या फ्लोराइड आयन, देखो हमारे लिए जो मेन है वो ये वाला है जिससे pH की कैलकुलेशन होगी। कुछ ये जैसे HX टाइप के जो एसिड्स होते हैं उनके लिए तो दोनों कंसंट्रेशन बराबर होती है, लेकिन HX2 टाइप या H2X टाइप का हो
तो उसमें ये वाला एप्लीकेबल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ रही है 2.62। ठीक है, तो इसी तरह से आगे और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, जहां दिक्कत आती है आप बिना झिझक मुझसे पूछिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसेस। इसमें फार्मूला बिल्कुल वही आएगा जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए आया था। तो जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम के ए का, बस उसी तरह से के बी का भी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर base ionization is called base ionization constant and is represented by Kb. Alternatively, if C is equal to initial concentration of base and alpha is degree of ionization of base, that is the extent to which the base ionizes, then equilibrium constant can be written as Kb is equal to C square alpha square upon C into 1 माइनस अल्फ़ा। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा जो डिग्री या फिर एक्सटेंट है, अगर इसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, जैसे 0.0001 के आसपास आती है, तो आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो 1 माइनस अल्फ़ा ही 1 के बराबर हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो के बी है वो सी अल्फ़ा के बराबर हो सकता है। अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर आप इसको भी पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं। आगे जो टॉपिक आ रहा है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, इसको हम एनसीईआरटी वाली पीडीएफ से पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन हम पीडीएफ से भी लेंगे या फिर सॉरी पीपीटी से भी लेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए। आजकल बच्चों के नोट्स नहीं आ रहे हैं, आप देखिए मेहनत कीजिए और अपनी अटेंडेंस भी प्रॉपर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।